हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी ऑनलाइन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्वसन और श्वासोच्छ्वास की परिभाषा को सीखा था और समझा था। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, इसको समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था कि श्वसन एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। और मैंने श्वासोच्छ्वास के बारे में ये भी बतलाया था कि श्वासोच्छ्वास एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं, हम वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसे छोड़ते हैं। तो बच्चों, इन दोनों प्रक्रियाओं में कुछ विशेष अंतर है और ये अंतर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमेशा आपको दीर्घ उत्तरीय तथा लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में ये अक्सर पूछे जाते हैं और बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से समझें और इसे सीखें और अपने आप को उस एग्ज़ामिनेशन के लिए भी तैयार करते रहें। तो चलिए हम लोग इन दोनों में डिफरेंसेस या दोनों में अंतर को समझते हैं। तो बच्चों, श्वसन क्या है? मैंने श्वसन के बारे में लिखा है कि इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि इस प्रक्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण तो होता है और उस प्रक्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है और इस प्रक्रिया के कारण हमारे शरीर की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल और एनर्जी यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। और जब हम लोग श्वासोच्छ्वास की परिभाषा को देखें तो यहाँ हमने लिखा है कि इसमें स्वच्छ वायु यानी ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और दूषित वायु यानी CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको श्वासोच्छ्वास में ये बतलाया था कि इस प्रक्रिया के दौरान हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है, पहला जो अंतर है, वो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहले वाले अंतर को हम लोग समझ चुके हैं। अब आ जाएं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। मैंने श्वसन में दूसरा पॉइंट ये बनाया है कि यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। बच्चों, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है और यह सभी सजीवों में होता है, चाहे वो जंतु हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों। ये सभी सजीवों में, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। और यह एक बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस है और इस प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण होता है और वो उत्पाद हमारे लिए ऊर्जा के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चूंकि यह प्रक्रिया हमेशा सेल के अंदर ही होनी है, इसलिए यह प्रक्रिया जैव रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। और ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास एक भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो यह अंतर आप स्पष्ट याद रखेंगे
कि श्वसन जो है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं और इस प्रक्रिया में किसी भी रासायनिक पदार्थ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये प्रक्रिया कोशिका के अंदर संपन्न नहीं होती है, तो यह प्रक्रिया भौतिक प्रक्रिया कहलाती है। तीसरा पॉइंट में हम लोग आ जाए बच्चों, इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। तो आप बताओ, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में बनती है और श्वासोच्छ्वास में हम लोग बात करें तो इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं बनती है। तो अब बतलाइए, इस प्रक्रिया में जिसमें हम लोग सिर्फ वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया में एटीपी का निर्माण नहीं होता है, जबकि श्वसन की प्रक्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। बच्चों यहाँ आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एटीपी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ सतर्क हो जाइए और इसके बारे में आप जान लीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी का फुल फॉर्म आप जान लो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? एटीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे? एडिनोसाइन, एडिनोसाइन, टी से हो जाएगा ट्राई, पी से हो जाएगा फॉस्फेट। तो आप इसको याद कर लोगे। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हो गया आपका 1 नंबर का सवाल। यही इसी डिफरेंस से, इसी अंतर से आपको 2 ऑब्जेक्टिव मिल गया। पहला ऑब्जेक्टिव मिल गया कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है और दूसरा ऑब्जेक्टिव मिल गया बच्चों, क्या मिला? दूसरा ऑब्जेक्टिव ये मिला कि किस रासायनिक पदार्थ को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो किस पदार्थ को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? तो एटीपी ही कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है, यानी एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है और आपको पता है कि ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में होता है। जिस प्रकार हम लोग पैसे को यानी मनी को हम लोग रुपए में बोलते हैं। हमारे देश में मनी को रुपया के रूप में बोला जाता है, अन्य देशों में डॉलर के रूप में बोला जाता है, कहीं टका के रूप में बोला जाता है। तो हमारे देश में जिस तरह से रुपए के बारे में, रुपए नाम से जाना जाता है, उसी तरह से यहाँ ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में जाना जाता है। तो याद रखोगे, आपके इस डिफरेंसेस में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है और इस अंतर को आपको रट लेना है। और रटने के साथ साथ, रटने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छी तरह से आप समझ लेंगे तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, इन सारे पॉइंट को आप लिख लेंगे और अच्छी तरह से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। तो एटीपी क्या है? हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की एक इकाई है और जब भी एटीपी बनता है तो यह एटीपी कहलाता क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और यह एटीपी क्या है? हमारे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। इसको लिख लीजिएगा। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है भाई? तो इसे हम लोग एटीपी के रूप में जानते हैं। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को। तो चलिए हम लोग चौथे पॉइंट पे आ जाएं। श्वसन की प्रक्रिया में हमने लिखा है यह कोशिका के अंदर संपन्न होता है, अतः यह प्रक्रिया अंतःकोशिकीय है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है बच्चों कि श्वसन की जो प्रक्रिया है वो सेल के अंदर होता है, वो कोशिका के अंदर संपन्न होता है।
तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अंतःकोशिकीय कहलाएगी। जबकि श्वासोच्छ्वास में यह कोशिका के बाहर संपन्न होता है, अतः यह बाह्य कोशिकीय प्रक्रिया है। बच्चों, जो श्वासोच्छ्वास है यह प्रक्रिया भौतिक है, यह कोशिका के अंदर संपन्न नहीं होता है, इसीलिए यह प्रक्रिया बाह्य कोशिकीय प्रक्रिया कहलाती है। जबकि श्वसन की प्रक्रिया अंतःकोशिकीय है, यह कोशिका के अंदर संपन्न होता है। इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण टर्म है, इसको आप याद कर लोगे। तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है कि श्वसन में एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, श्वासोच्छ्वास में एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं बनती है। ऊर्जा बनती ही नहीं है, श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा बनती ही नहीं है। पांचवा क्या है? इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं। किसमें? श्वसन की प्रक्रिया में। श्वसन की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स भाग लेते हैं बच्चों। जैसे कि आपने पोषण में पढ़ा था कि वहां भी एंजाइम्स क्या करते थे? जटिल खाद्य पदार्थ को सरल रूप में तोड़ देते थे। यानी एंजाइम्स हमेशा जटिल रासायनिक पदार्थों को सरल रूप में तोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ भी एंजाइम्स जो हैं वो रासायनिक पदार्थ को तोड़ते हैं, उसको अलग रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रक्रिया में यानी श्वसन की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स भाग लेते हैं। जबकि श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जबकि श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में एंजाइम्स भाग नहीं लेते हैं। तो ये 5 अंतर आपके महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर हो गया। और प्रश्न क्या है? तो श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ये 5 डिफरेंस को याद कर लीजिएगा, 5 अंतर को समझ लीजिएगा और इनमें से जो भी ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। और जो भी समस्याएं आती हैं वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं बतलाना चाहता हूं। वैसे विद्यार्थी जो इस मेरे चैनल पे आते हैं और वीडियो को देखते हैं, तो बच्चे आप जो हैं सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप अपने टॉपिक के हिसाब से, आप अपने सिलेबस के हिसाब से उस प्लेलिस्ट में अपने कंटेंट को, अपने टॉपिक को ढूंढिए और वहीं से वीडियो को देखना प्रारंभ कीजिए। अगर आप वीडियोस में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो में खोजना आपको काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो सभी वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट में लगा रखा है। प्लेलिस्ट में आसानी से अपने टॉपिक के हिसाब से, अपने चैप्टर के हिसाब से, अपने बुक के हिसाब से आप वहाँ ढूंढकर पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग श्वसन और श्वासोच्छ्वास के बारे में अंतर सीखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ साथ कमेंट ज़रूर करें। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।